गांव का नाम था धर्मपुर। नक्शों में यह जगह शायद ही कहीं दर्ज हो, लेकिन जो एक बार यहाँ आया वह इस गांव को कभी भूल नहीं पाया। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, पीपल और नीम के पेड़ और दूर तक फैले खेत। मगर रात होते ही धर्मपुर कुछ और बन जाता था। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुराना श्मशान और कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां से रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें आती हैं, कब्रें बोलती हैं। यह बात बच्चे डराने के लिए नहीं, बल्कि बड़े लोग भी धीमी आवाज में कहते थे। अमन की वापसी। अमन शहर में रहता था, 25 साल का, पढ़ा लिखा, तर्क पर विश्वास करने वाला। भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब बातों पर वह हंस देता था। लेकिन जब उसके पिता की अचानक मौत हुई तो उसे मजबूरी में अपने पैतृक गांव धर्मपुर लौटना पड़ा। शाम ढल चुकी थी जब अमन बस से उतरा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांव की गलियां सुनसान थीं, जैसे सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में कैद हो गए हों। अमन को यह बात अजीब लगी। इतनी जल्दी सन्नाटा, उसने खुद से कहा। पहली चेतावनी। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी चाची ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमन, तुम आ गए। हाँ चाची। चाची ने चारों तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, खासकर कब्रिस्तान की तरफ तो बिल्कुल नहीं। अमन मुस्कुराया। चाची, मैं अब बच्चा नहीं हूं। चाची का चेहरा और सख्त हो गया। यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। अमन चौंक गया। क्या मतलब? चाची ने बात बदल दी। आराम करो, रात लंबी है। रात की बेचैनी। आधी रात को अमन की नींद टूट गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी। खिड़की से आती हवा किसी सिसकी जैसी लग रही थी। तभी अमन, एक धीमी आवाज। वह उठ बैठा। कौन है? सन्नाटा। उसने सोचा शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन तभी फिर, अमन, यहां आओ। यह आवाज साफ थी और यह आवाज कब्रिस्तान की दिशा से आ रही थी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन दिमाग कह रहा था यह सिर्फ भ्रम है। कब्रिस्तान की ओर अमन ने टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां बिल्कुल सूनी थीं। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक टूटी हुई कब्र पर पड़ी और तभी फुसफुसाहटें, सैकड़ों आवाजें एक साथ। सच दफन है, हमें न्याय चाहिए। तुम्हारे पिता ने सब देखा था। अमन के हाथ कांपने लगे। ये क्या बकवास है, उसने चीख कर कहा। तभी जमीन हिलने लगी। कब्र का रहस्य। उस टूटी कब्र से हल्की रोशनी निकलने लगी। मिट्टी अपने आप खिसक रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अमन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। फिर एक आवाज आई, इस बार साफ, भारी और दर्द से भरी हुई। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो डर से मत भागो। एक हाथ मिट्टी से बाहर निकला। अमन की सांस अटक गई। अधूरा सच। अचानक किसी ने अमन का कंधा पकड़ा। भागो यहां से। यह गांव का बुजुर्ग रघुनाथ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। यह जगह जाग चुकी है। रघुनाथ बोला, अब जो एक बार सुनेगा वह अधूरा सच लिए बिना नहीं बचेगा। अमन ने आखिरी बार उस कब्र की तरफ देखा। फुसफुसाहटें अब भी जारी थीं। वापस आना, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रात के उस हादसे के बाद पूरा गांव जैसे और ज्यादा खामोश हो गया था। अमन की आंखों के सामने अब भी वही टूटी हुई कब्र थी। उससे निकलता हुआ हाथ और हवा में गूंजती सैकड़ों फुसफुसाहटें। सुबह हुई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। अमन आंगन में चारपाई पर बैठा था। रात भर वह सो नहीं पाया था। जैसे ही आंखें बंद करता, वही आवाजें कानों में गूंजने लगती। सच दफन है, तुम्हारे पिता ने सब देखा था। उसका सिर दर्द से फटने लगा। गांव वालों की चुप्पी। अमन ने तय किया कि वह गांव वालों से बात करेगा। वह सीधे चौपाल पहुंचा, जहां कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। कल रात कब्रिस्तान में क्या हुआ था? अमन ने पूछा। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तभी रघुनाथ आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। तू वहां क्यों गया अमन? क्योंकि किसी ने मेरा नाम पुकारा, अमन ने जवाब दिया। यह सुनते ही एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई। अब वह लौट आएंगी, वह बुदबुदाने लगी। अमन चौंक गया। कौन लौट आएंगी? रघुनाथ ने गहरी सांस ली। वे आत्माएं जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला,
पिता का राज। अमन घर लौटा तो उसने अपने पिता की पुरानी अलमारी खोली। अंदर पुराने कागज, डायरी और एक जंग लगा ताला था। ताले के नीचे एक कागज दबा था। उस पर लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो अमन को सच बता देना। अमन के हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली। पन्नों पर उसके पिता की लिखावट थी, हड़बड़ाई हुई, जैसे डर में लिखी गई हो। धर्मपुर के कब्रिस्तान में जो लोग दफन हैं, वे मरे नहीं हैं, उन्हें मारा गया था। अमन की सांस रुक गई। 20 साल पुराना कत्ल। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले गांव में जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। कुछ ताकतवर लोगों ने गरीब परिवारों को झूठे इल्जाम में मार दिया। रातों रात लाशें कब्रिस्तान में दफना दी गईं। कोई पुलिस नहीं आई, कोई सवाल नहीं पूछा गया। मैंने सब देखा था, पिता ने लिखा था, लेकिन डर के मारे चुप रहा। अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सच दफन कर दिया और अब वे आत्माएं जाग चुकी हैं। फिर से कब्रिस्तान। उस रात अमन अकेले ही कब्रिस्तान गया। डर था, लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं था। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ धुंध फैलने लगी। कब्रें हिलने लगीं। एक एक करके आत्मिक आकृतियां उभरने लगीं। चेहरे धुंधले, आंखें खाली, लेकिन दर्द साफ। एक आत्मा आगे आई। तुम उसके बेटे हो, जिसने सच देखा और छुपाया। अमन घुटनों पर गिर पड़ा। वह मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बच्चा था। आवाजें तेज हो गईं। सच बताओ, न्याय दिलाओ, शर्त। एक औरत की आत्मा सामने आई। उसका गला कटा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। हम बदला नहीं चाहते, उसने कहा, हमें बस सच चाहिए। अमन ने सिर उठाया। अगर मैं सच सामने ले आऊं तो? कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ आवाज आई, तो शायद हमें शांति मिले। खून से लिखा सच। अचानक अमन के हाथ में एक तेज दर्द हुआ। उसकी हथेली से खून टपकने लगा। खून जमीन पर गिरते ही मिट्टी पर नाम उभरने लगे। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नाम। पूरा कब्रिस्तान गवाही दे रहा था। अमन चीख पड़ा, मैं सबको बताऊंगा, मैं सच छुपने नहीं दूंगा। चेतावनी। जाने से पहले वही भारी आवाज फिर गूंजी, अगर झूठ बोला तो अगली कब्र तुम्हारी होगी। अमन भागता हुआ बाहर निकला। उसके पीछे फुसफुसाहटें धीमी होती गईं। अगली सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। अमन ने सबको सच्चाई बता दी। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गुस्से से भर गए, लेकिन ताकतवर लोग अब भी चुप थे। रघुनाथ ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। सच बाहर आ गया है, उसने कहा। अब आखिरी फैसला रात करेगी। उस दिन के बाद धर्मपुर की हवा बदल गई थी। सच बाहर आ चुका था, लेकिन शांति अब भी दूर थी। गांव के लोग रात ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते, जैसे अंधेरा किसी फैसले के साथ आने वाला हो। अमन जानता था, आज की रात आखिरी होगी। डर से भरी शाम। सूरज डूबते ही आसमान लाल हो गया, जैसे खून से रंगा हो। कुत्ते रोने लगे, पक्षी अचानक चुप हो गए। रघुनाथ ने अमन से कहा, अगर आज सच्चाई पूरी नहीं हुई तो ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। अमन ने सिर हिलाया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। मैं पीछे नहीं हटूंगा। तीसरी रात। कब्रिस्तान का जागना। जैसे ही आधी रात हुई, कब्रिस्तान से घंटियों जैसी आवाज आने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमन अकेला नहीं था। आज पूरा गांव उसके पीछे पीछे चला आया था। और तभी धड़ाम, जमीन कांप उठी। कब्रें एक एक करके खुलने लगीं। आत्माओं की सभा। सैकड़ों आत्माएं हवा में तैरने लगीं। उनके चेहरे अब और साफ थे, डर, दर्द और क्रोध से भरे। बीच में वही 5 आत्माएं खड़ी थीं, जिन्हें सबसे पहले मारा गया था। उनमें से एक बोली, आज सच का पूरा होना तय होगा। सच का सामना। अचानक भीड़ से एक आदमी आगे आया। वह वही था, ठाकुर वंशज, जिसने वर्षों तक सच्चाई दबाए रखी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बस करो, वह चिल्लाया, ये सब झूठ है। तभी जमीन फट गई। पापी आत्मा का प्रकट होना। काली आग के साथ ठाकुर वीर सिंह की आत्मा बाहर निकली। उसकी आवाज गूंज उठी, यह गांव मेरा था, तुम सब मेरे हो। आत्माएं चीख उठी। हवा जैसे जलने लगी। अमन का बलिदान। अमन आगे बढ़ा। नहीं, यह गांव सच्चाई का है। उसने अपने पिता की डायरी हवा में उठाई। ये रहा सच। डायरी जलने लगी, लेकिन उसके शब्द आसमान में चमकने लगे। सच, हर किसी के सामने। न्याय। जैसे ही आखिरी शब्द गूंजा, ठाकुर की आत्मा चीखने लगी। जमीन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। बाकी आत्माएं शांत हो गईं।
मुक्ति। पांचों आत्माओं के चेहरे बदल गए। अब उनमें शांति थी। धन्यवाद, उन्होंने कहा। अब हम जा सकते हैं। रोशनी फैल गई, धुंध छंट गई, कब्रें बंद हो गईं। सुबह, अगली सुबह धर्मपुर में सूरज अलग तरह से उगा। हल्की साफ रोशनी। कब्रिस्तान शांत था, कोई फुसफुसाहट नहीं। रघुनाथ ने कहा, सच ने उन्हें मुक्त कर दिया। अमन ने कब्रों की ओर देखा, और मुझे भी। अंत। धर्मपुर अब भी वही गांव था, लेकिन अब कब्रें चुप थीं, क्योंकि जहां सच जिंदा होता है वहां मरे हुए भी शांति पा लेते हैं।